अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। 6 सितंबर को सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की जानिब से पेश करदा इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा अमन आमा बिल 2024 पर अमल दरामद बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, इस बिल का पहला शिकार बनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। गुज़िश्ता रोज का जलसा जिसके हवाले से 4 दफा हमने देखा कि मनसूख किया गया और उसके बाद जो है उनको फाइनली इजाजत दी गई। इजाजत के बावजूद भी इस किस्म का हाल था कि पूरे आपने इस्लामाबाद शहर को महसूर करके रख दिया था, लोगों की जिंदगियां आपने डिस्टर्ब कर दी थी और जिस किस्म के कंटेनर्स 29 तकरीबन मकामात पर कंटेनर्स आपने लगा दिए थे। सो उसके बाद अब बाकायदा तौर पे गिरफ्तारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और सीनियर क़यादत में से जहां पर बैरिस्टर गौर साहब जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको अरेस्ट सबसे कुछ देर पहले कर लिया गया है। साथ साथ आमिर डोगर साहब को की अरेस्ट जो है वो सामने आ चुकी है। शेर अफजल मरवत साहब को, शोएब शाहीन साहब को उनके दफ्तर से, और जिस किस्म की फुटेजेस सामने आ रही हैं, जिस किस्म के हालात की तरफ हम ऑब्वियसली ये प्रीएम्प्ट करना मुश्किल नहीं था, जिस किस्म की सिनेरियो की तरफ जाया जा रहा है। ऑलरेडी पुलिस जराए जो ये बातें कर रहे हैं और जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अभी भी काफी अरकान असेंबली जो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद हैं, बताया ये जा रहा है कि ऑपोजिशन लीडर का जो चेंबर है उसको भी बंद कर दिया गया है और दीगर जो तमाम रहनुमा हैं इस वक्त महसूर पार्लियामेंट हाउस के अंदर नजर आ रहे हैं। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जो तहरीक इंसाफ क़यादत पर FIRs जो दर्ज की गई हैं उसमें पहली FIR एक FIR ये है कि जिसमें गलत रूट इस्तेमाल करने पर ये दर्ज की गई है। दूसरी FIR मुकर्ररा वक्त पर जलसा खत्म ना करने पर दर्ज की गई है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज DC इस्लामाबाद भी बता रहे थे कि 7 बजने में 45 मिनट हैं और जलसा बंद कर देना चाहिए। तो ये टाइमिंग के साथ अब जलसे की इनको हिदायत जारी की गई थी। और तीसरी FIR 26 नंबर चुंगी के मकाम पर PTI कारकुनान की जानिब से जो पुलिस पर पथराव करने पर दर्ज की गई है। सो इस किस्म के जो सिनेरियो है इस तरफ इशारा कर रहा है। और अब से कुछ देर पहले जहां पर हमारी बात हुई है उमर अयूब साहब से, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली, उन्होंने कहा फैशिस्ट गवर्नमेंट है जो कि इम्पोज कर रही है ये कंप्लीट टिरनी इस मुल्क में, और जिस किस्म के हालात की तरफ लेकर जा रही है ये बहुत ही अफसोसनाक है। इस वक्त पूरी आवाम इस वक्त सफ़र कर रही है। आप जलसे करने की भी इजाज़त नहीं देते और जलसा भी आपने जिस तरह से कानून साजी की और उसके बाद आपने एक उसको भी एक इजाजत के साथ आपने मशरूत कर दिया है, जहां पर इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो हर इंसान को असेंबल होने का हक मौजूद है। सीनियर मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्कोर कमेटी जनाब अबूजर सलमान नियाजी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अबूजर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अबूजर साहब, आपसे जरूर ये जानना चाहेंगे कि ये जो अरेस्ट थी ऑब्वियसली ये अनप्रिडिक्टेबल तो नहीं थी, प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि कल के जलसे के बाद इस किस्म के हालात की तरफ आया जाएगा। सो क्या आपको नजर आ रहा है कि ये किस तरफ इशारा कर रहा है, इसको किस से लिंक किया जा रहा है, ये अरेस्ट जो है, ये जो अभी गिरफ्तारियां हो रही हैं और ये जो सीनियर लीडरशिप है उसको टारगेट किया जा रहा है बाकायदा तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के? देखिए, जो ये जितनी अभी हरकत पूरी रियासत इस वक्त कर रही है, इससे 2 चीजें निकलती हैं। एक तो ये कि जो रियासत है वो बड़ी परेशान है, खासकर जो ये एक इम्पोर्टेड रिजीम है जो मुसल्लत किया गया आवाम के ऊपर फॉर्म 47 के थ्रू, उसकी फाउंडेशन शेक कर रही है। कल इतने लोगों को इन्होंने देखा, पाबंदियों के बावजूद लोग बाहर निकले और लोगों ने एक आके बताया कि वो किस तरह इस हुकूमत से तंग है और वो मानते हैं, वो जानते हैं कि इमरान खान साहब को गलत बंद किया गया है और इस हुकूमत को मुसल्लत किया गया है। एक तो ये इस वजह से परेशान है, प्लस देखें इसमें जो मेन चीज है जो अभी काफी लोगों को पता नहीं लग रही वो ये है कि ये कुछ आईनी तरामीम पास करना चाहते हैं और हमारे कुछ मेंबर्स पे बे इंतहा प्रेशर डाला जा रहा है, उन पे बड़ा अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और हमारी मेन लीडरशिप को अरेस्ट करके उनको इनडायरेक्टली पैगाम दिया जा रहा है कि आप हमारी बात माने, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो आपको भी अरेस्ट किया जा सकता है, आपको तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है, आपके साथ खिलाफ तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और अबूजर साहब, ये अपेरेंटली जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये नंबर्स इनके पास मैनेज हो चुके हैं, आपके पास भी इसी किस्म की इत्तलात है कि आपके लोग जो हैं वो तोड़ने में काफी हद तक कामयाब हो गए हैं? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है कि नंबर जिन्होंने मैनेज कर लिए हैं ये मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ जाहिरी बात है कुछ लोगों को ये काफी डरा धमका रहे हैं और हमें खुद कुछ लोगों ने बताया जिनको ये कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको डरा रहे धमका रहे हैं
لیکن نمبرز مینج نہیں ہوئے. یہ مینج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ اسی وجہ سے یہ سارے جو شخصانے آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں, کیونکہ ابھی they are in the process کیونکہ they don't have numbers. Right, but ابوذر صاحب when you say کہ یہ لوگ اپروچ کر رہے ہیں, یہ لوگ کون حکومتی سرکل سے ہی اپروچ کر رہے ہیں یا آپ کے خیال میں جو نامعلوم افراد ہیں جن کی جانب سے کالز بھی نامعلوم افراد کی کالز جاری ہیں؟ نہیں دیکھیں, یہ حکومت تو جو ہے ان میں اتنی نہ وہ ہے سکت ہے نہ ان میں اتنی طاقت ہے. یہ تو ایک جھوٹے سے فریب کے اوپر کھڑی ہوئی حکومت ہے. جو ان کو لائے ہیں, جنہوں نے مسلط کیا ہے, وہی لوگ جو ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں, یا وہی لوگ جو ہیں ہمارے لوگوں کو بھی پریشر میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کے لوگوں نے کنفرم کیا ہے کہ یعنی کہ ایجنسیز کی طرف سے کالز آ رہی ہیں ان کو؟ دیکھیں, ان نون نمبر سے کال آ رہی ہے, اور اگر ہم ٹریک ریکارڈ دیکھیں, اگر یہ کہیں کہ اس ملک میں انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں ان کی انوالومنٹ رہی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے لیٹرز ہیں, ہر پروسیس میں ہر انسٹیٹیوشنز میں انٹرفیئرنس ہے, تو بالکل یہاں پہ بھی ہمیں یہی کہا جا رہا ہے کہ ان نون نمبر سے کالیں آ رہی ہیں. ان کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم جب ان نون نمبر سے کال آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, انٹرفیئرنس ہوتی ہے آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے. تو بالکل جی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, لیکن ابھی تک لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں, اور اب یہ ہوپ فل کہ ایسا کوئی ایڈونچر نہیں ہوگا. اس ملک پہ ترس کھائیں, اس ملک کی جمہوریت کو پلنے دیں, پنپنے دیں, اس طرح نہ کریں. ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں آپ, ریاست کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. ابوذر صاحب, بڑی مشکلوں سے تو آپ لوگ نے 8 ستمبر کا جلسہ کیا ہے. آر امپریشن واز کہ آپ لوگ کو اس کی باقاعدہ طور پہ اجازت دی گئی ہے. رؤوف حسن صاحب نے بھی گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ غیر جمہوری قوتوں کی جانب سے, جہاں پر آپ لوگ جن کی طرف دیکھتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے, انہی کی جانب سے NOC دی گئی تھی, اور انہی کی جانب سے 22 اگست کا جو جلسہ تھا اس کی منسوخی کے پیچھے بھی وہی تھے. اور انہوں نے یہ بھی, رؤوف حسن صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے انڈیویجولز ان سے بڑے رابطے میں ہیں, رابطے ہو رہے ہیں. سو کل کی تقاریر کے بعد اور آج کا جو سیناریو ہے, یہ تو رول آؤٹ بات کر دی جائے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے تو آپ کی جماعت کے نہیں ہیں. بہرحال دیکھیں, رابطے کی بات نہیں ہے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی اسٹیبلشمنٹ سے فیور نہیں چاہیے, نہ ہم سے ان سے کوئی احسان چاہیے. ہم صرف اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آئین میں رول ہے اس ملک کی جو ادارے ہیں ان کا, وہی ادارے وہی پرفارم کر رہے ہیں, اس سے تجاوز نہ کریں. اگر جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, الیکشن پروسیس انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, پارلیمنٹ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, بیوروکریسی انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, انٹرفیئرنس نہیں ہوتی, تو پاکستان تحریک انصاف کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. خان صاحب پہ جو انہوں نے انکارسریشن کی ہوئی ہے دباؤ کے تھرو, وہ ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ کیا رول ہے آپ کے آئین کے اندر کسی ادارے کا؟ کوئی رول نہیں ہے. جو رول جس ادارے کا ہے وہ وہی کرے آئین قانون کے مطابق, تو ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اس کا سولوشن نہیں ہے. یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. آئین پہ عمل کریں, آئین پہ چلیں, پاکستان کے مسائل حل ہوں گے. ادروائز ہم پھر وہ ویشیس سائیکل میں جائیں گے, یہ مسئلے حل نہیں ہونے, وہی چیزیں ریپیٹ ہوتی رہیں گی. ابوذر صاحب, گزشتہ ہفتے تک یہ نظر آ رہا تھا سیناریو کہ جو اسپیکر صاحب ہے قومی اسمبلی کے, ان کے چیمبر میں باقاعدہ طور پہ ملاقات ہو رہی تھی. آپ کا بھی وفد آپ کی جماعت کا شامل تھا, حکومتی وفد کے ساتھ ملاقات باقاعدہ طور پہ ہوئی, اور ایک امپریشن سامنے آیا, ایک تاثر اچھا تھا کہ شاید معاملات کسی بہتری کی طرف جا سکتا ہے. لیکن گزشتہ روز کے جلسے کے بعد اور جو جارحانہ, جو اگریسو سپیچز ہوئی ہیں, اس کے بعد تو مذاکرات کی اب یہ بات تو دور دور تک ممکن نظر نہیں آتی. دیکھیں, مذاکرات اگر کسی کامن ایجنڈا پہ ہونا ہے تو وہ تو ہم کرنے کو تیار ہیں, لیکن اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ ہمارے ساتھ ظلم کریں, زیادتی کریں, ہمارے لیڈر کو آپ نے بے گناہ جیل میں ڈالا ہو, اس کی فیملی کو آپ نے بے گناہ جیل میں ڈالا ہو, اور پھر ہم جلسہ کریں, تو ہم کیا ان لوگوں کی تعریف کریں؟ ہم نے تو ظاہری بات ہے, اپنی عوام کا چہرہ ہے ہماری لیڈرشپ, انہوں نے وہی بات کرنی ہے جو عوام سننے کو آئی ہے وہاں پہ. لیکن جس طرح قطع کلامی کی معافی, لیکن جس طرح کی سپیچز ہوئی ہیں, اور اسپیشلی ایک صوبے کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی جانب سے, آپ کی پارٹی کیا الائنڈ ہے, اور جس قسم کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے جو چناؤ الفاظ کے ان کے تھے, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ اوور بورڈ گئے اور وہ کافی نامناسب تھے؟ دیکھیں, ہر شخص جو ہوتا ہے اس کا بولنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. آپ یہ کہیں کہ جو علی امین صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے وہ شاید میں نہ کروں, عمر یوسف صاحب نہ کریں. گور صاحب نے تو باقاعدہ طور پہ اپولوجائز بھی کیا ان کے کہے ہوئے الفاظ پہ. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ہر کسی کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں
या उससे मैं एग्री करता हूँ, डिसएग्री नहीं करता। जो उसका मेन आइडिया था, जो सेंट्रल थीम था उनकी बात करने का, आई टोटली एग्री विद इट। देखिए, इस मुल्क में हमें इस चीज को डिसाइड करने की जरूरत है। ये एक लम्हा आ गया कि क्या इस मुल्क की हमने इंस्टीट्यूशंस को आजाद करना है कि नहीं करना, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करना है कि नहीं करना। अगर हमने नहीं किया, जमहूरियत को, आईनी हमारे जो हकूक हैं, रूल ऑफ लॉ को, इनके लिए अगर हम खड़े ना हुए तो मेरे ख्याल से यही मौका, उसके बाद हमें मौका दोबारा नहीं मिलना। बट अबूजर साहब, अभी जिस नहज पे चीजें हैं वहां से तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सारे फरीकैन अपनी अपनी पोजीशन से एक एक स्टेप जो है वो पीछे हटे। जिस किस्म की स्पीचेस की हम बात कर रहे हैं गुज़िश्ता रोज हुई है, आपकी बात, आपका मौक़िफ़ जरूर दुरुस्त होगा। और जिस की जहां पर आप बात करते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की स्पीच का जो जिस था वो जरूर उससे कोई अग्री करता होगा, लेकिन बाकायदा तौर पे और बजाय नजर आ रहा है कि इस पूरे प्रोसेस को जहां पर आप लोग एक सिमत का तयन शायद कर पाते या मुज़ाकरात की तरफ जा सकते, तो इस पूरे मुज़ाकराती इस प्रोसेस को सबोटाज करने में तो फिर आप लोग ने एक रोल जरूर प्ले किया है गुज़िश्ता रोज भी, जो एग्रेसिव स्पीचेस करके। देखिए, मुज़ाकरात तो इस चीज पे तो हो भी नहीं रहे कि हम इनसे कोई फेवर मांग रहे हैं या कोई हम वैक्यूम मांग रहे हैं, कोई स्पेस मांग रहे हैं कि आप हमें स्पेस दें, हम कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा तो एक ही मुद्दा है, एक ही चीज है कहने की कि ये अब्यूज ऑफ पावर बंद करें आप। ये जो पर्चे हर 2 मिनट बाद एक नया पर्चा जारी होता है, उसको बंद करें आप, और साथ ही साथ आप इंटरफेरेंस बंद करें। वो तो कह रहे हैं ये पर्चे भी तब हुए कि जब आप लोग ने वायलेशंस किए हैं। कल आप लोग को एक बाकायदा तौर पे एक प्लान दे दिया गया था, उसके मुताबिक आप लोगों ने फॉलो करना था, उसको अवॉइड करना था। अलीना, मुझे आप बताएं कि क्या 7 बजे जलसा बंद खत्म होने का टाइम हो, वो 7 बजे जलसा खत्म हुआ है? अभी तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर जितने जलसे भी हुए हैं, कोई इंसानों वाले कानून ये बनाए, ये कोई कानून है? देखें, जब भी इस तरह की कोई कानून बनते हैं ना, उसमें कोई पेनल्टी इंपोज कर देते हैं, कुछ सिविल लायबिलिटी होता है। अगर आप फॉर इंस्टेंस क्रिकेट मैच टाइम पे खत्म नहीं हुआ तो क्या होता है? पेनल्टी इंपोज होती है। आप इनको क्रिमिनल ऑफेंसेस बनाएंगे तो जाहिर बात है फिर ये तो होगा। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है अगर जलसा आधा घंटा 1 घंटा बाद खत्म हुआ है। इम्पॉसिबल बात है, हजारों लोग आए हुए हैं, इस तरह की अगर कंडीशंस लगाएंगे वो तो वायलेट होंगी। और क्या ये जलसे हमसे पहले नहीं हुए? अभी पिछले दिनों कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बंद पड़ी रही है, पूरा सुप्रीम कोर्ट हाईजैक हुआ था वहां पे आपका, तो क्या उस पे कितने पर्चे किए इन्होंने? वहां पे इन्होंने माफिया मांगी है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कब्जा हुआ था। तो इस वजह से आपने 2 पैमाने रखे हुए। एक पॉलिटिकल पार्टी अगर टाइम पे आधा घंटा देर से जलसा खत्म करती है, पर्चा दे देते हैं, पे आपके पूरा स्टेट हाईजैक होती है। आपको इस बात का अंदाजा है अबूजर साहब के इट्स जस्ट योर पार्टी दैट इज फेसिंग द ब्रंट, और वजूहात जो है वो जिस तरह आपने सामने रखी, वजूहात सबके सामने हैं। ऑल्दो के हुकूमत कहती है कि ये जलसा नाकाम था, लेकिन बावजूद उसके बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं जहां पे वजीर इत्तलात भी आके कह रहे हैं कि जी अगर इनकलाब आना होता तो वो सब कुछ बहा ले जाता है, बट बावजूद उसके उन्होंने इतने कंटेनर्स लगा दिए थे पूरे इस्लामाबाद शहर के, जिसके अवाम जो है इसकी गवाही दे रही है कि जिस तरह से आपने लोगों के इस मौजूदा हुकूमत के जी एक बात मैं कर दूं, अभी मैं कुछ पढ़ रहा था, मैं ये बिल्कुल डिनाई कर दूं कि जी अली अमीन साहब अरेस्ट हो गए। ये कुछ जर्नलिस्ट है जिनको व्हाट्सएप आता है, इनको मैं तो पोस्टमैन जर्नलिस्ट कहता हूं, उन्होंने ट्वीट्स की हुई है। ऐसी कोई बात नहीं, मेरी अभी बात हुई है उनसे, ही इज ट्रेवलिंग, और उनको बिल्कुल अरेस्ट नहीं किया गया। ही इज अ फ्री मैन, ही इज अ चीफ मिनिस्टर, को मजाक नहीं है किसी को अरेस्ट करना। तो मैं डिनाई कर दूं, मैंने कहा मैं आपको बता जी अच्छा। और अबूजर साहब ये भी आखिर में जरूर बता दीजिए कि आपने जिस तरह से कहा कि ये अरेस्ट ऑब्वियसली इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ये लिंक करते हैं उस जुडिशियल पैकेज से जो कि हुकूमत लेकर आना चाहती है, जिसके लिए वो नंबर्स पर बड़ा फोकस्ड है। सो लाएअमल कोर कमेटी आपकी पार्टी की जो मीटिंग्स हो रही हैं और बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, इसमें क्या लाएअमल आप लोग ने तय किया है कि किस तरह से अब आप इसको काउंटर करेंगे? देखिए, कानून और आइन की नजर में तो ये जितने हमारे मेंबर्स हैं, या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स हैं या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स हैं, जो उसके लिए पेपर वर्क था वो हमने सारा पूरा किया हुआ है। अगर कोई फॉर इंस्टेंस जाके दूसरी साइड पे वोट करता है, एक तो वो डिस्क्वालीफाई होगा, उसका वोट काउंट नहीं होगा इन व्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी बात, जो भी कोई एडवेंचर होगा वो विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट, विल गो टू द कोर्ट्स, और जो ये इलीगल काम कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, हम इनको चैलेंज करेंगे और पूरी तरह रेजिस्ट करेंगे। ये हमारे ऊपर अटैक नहीं है, ये इस मुल्क की अदलिया के ऊपर हमला है। ये जजेस को काबू करने के लिए पैकेजेस आ रहे हैं कि उनको हम दबाएं, उनसे अपनी मर्जी के काम कराएं। चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का अपॉइंट करें। चीफ जस्टिस साहब काजी फैज ईसा साहब ने तो कहा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, और उन्होंने उसी मीटिंग का हवाला भी दिया। उन्होंने ऐसी कोई बात हुई नहीं थी, तारर साहब की जो स्टेटमेंट कोर्ट की जा रही होती है
اور انہوں نے کہا کہ وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے انکار کیا ہے. دیکھیں اب یہ پہلے کہہ دیتے نا آج سے کوئی میرے خیال سے اگر شروع میں بات تو اس میں بات میں وزن بھی لگتا, تو اب تو میرے خیال سے شاید وہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت والی بات. لگ رہا ہے کہ یہ ایکسٹینشن کی طرف معاملہ جا رہا ہے اینڈ ہی ول ناٹ سے نو ٹو اٹ. نہیں, اس میں دو چیزیں ہیں, ادھر ایکسٹینشن کی طرف جایا جا رہا ہے یا یہ ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس چینج کر دیا جائے کہ اپنی مرضی کا پرائم منسٹر اپوائنٹ کرے چیف جسٹس. وہاں پہ یہ ایک ڈنڈی مارنے کی چکر میں, اور دوسرا یہ ججز کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں. ایک یہ امینڈمنٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو اٹھا کے کراچی پھینکتے ہیں, ڈی جی خان میں پھینکتے. سو یہاں پہ بھی ایک پلان ہے. سو یہ ججز کو قابو کرنے کا پیکج ہے, جوڈیشل پیکج نہیں ہے, یہ قابو پیکج ہے. قابو پیکج دیکھیں آگے جاتا ہے, یہ میرے نظر آ رہا ہے. جوڈیشری ول ریئیکٹ, ہم بھی ریئیکٹ کریں گے, جوڈیشری بھی ریئیکٹ کریں گے. سو جوڈیشری ول ریئیکٹ. تھینک یو سو مچ ابوذر صاحب, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ابوذر سلمان نیازی صاحب اس وقت ہم سے بات کرے تھے, ممبر پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے آپ سینئر ممبر ہیں. اور جس طرح سے ابوذر صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو ایم کیا جا رہا ہے موجودہ حکومت کی جانب سے نمبرز پورے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن وہ انہوں نے آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ ان کا کوئی بھی ممبر ابھی تک نہیں توڑا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جوڈیشل پیکج نہیں ہے, ایک قابو پیکج ہے جس میں ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ قابو پیکج لے کر آیا جا رہا ہے, لیکن جوڈیشری ول اسٹرانگلی ریئیکٹ ٹو اٹ. ایک بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد. اور ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, نیڈز نو انٹروڈکشن, سابق وزیر اعظم پاکستان اور کنوینر ہیں عوام پاکستان پارٹی کے. السلام علیکم عباسی صاحب, تھینک یو فار جوائننگ. عباسی صاحب, گزشتہ روز کے جلسے سے ہی شروع کر لیتے ہیں. آپ کے خیال میں جلسہ تھا کس طرح کا, کیسا تھا, کیسے نمبرز نظر آ رہے تھے؟ کیونکہ آج بھی ہم نے دن بھر دیکھا کہ جی پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں حکومتی وزراء کی جانب سے, اور ایک شدید رد عمل گزشتہ روز سے آ رہا ہے. دیکھیں, ایک سیاسی جماعت ہے, سیاسی جلسہ کر رہی ہے. آپ نے پورا دارالحکومت بند کیا ہوا ہے, اور اس جلسے کی کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں تھی اگر یہ سڑکیں بند نہ کرتے. یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہر حکومت یہ کرتی ہے. جو بھی حکومت میں آتا ہے نا, وہ کہتا ہے جلسہ ہو گیا تو میری بڑی بےزتی ہوگی, تو سڑکیں بند کرو, لوگوں کو پکڑو, لوگوں کو ڈراؤ. میں مری سے آیا, سڑک بند تھی. یہاں سے میرے چکوال جانا تھا, یہ جو بڑی سڑک ہے 6 لین ایک طرف ہے, کوئی الٹا آ رہے ہیں لوگ, پشاور سے الٹے آ رہے ہیں. بھائی لوگوں نے گھر جانا ہے, شہر جانا ہے, سڑکیں بند ہیں. اور 30 کلومیٹر دور جلسے کا وینیو تھا, اور رات کو 12 بجے سڑک بند تھی, موٹر وے بند تھا. تو لیکن وہ ایک میں ٹی وی پروگرام بھیرا میں رکے ہوئے تھے, ٹی وی پروگرام آ رہا تھا, تو اس پہ ایک صاحب تھے, میں ان کو نام نہیں لوں گا, میرے مسلم لیگ نون کے. تو انہوں نے کہا جی کوئی ایسے جلسہ 15-20 ہزار آدمی تھے. 15-20 ہزار آدمی تھے, تو 15-20 ہزار تو مان گئے نا. تو جلسے ہوتے رہتے ہیں, جلسہ ایک رات ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, اگلے دن نیا دن ہوتا ہے, لیکن ہمیں اس کو اہمیت آپ اتنی دے دیتے ہیں. پورا دن ٹی وی پہ یہی چل رہا ہے. تو آج جو کہہ رہے تھے کہ ناکام ہو گیا جلسہ, انہوں نے کامیاب, آپ کے خیال میں سب کچھ راکٹس 15-20 ہزار کا جلسہ تو کامیاب جلسہ ہوگا. 15-20 ہزار مان رہے ہیں, پتہ نہیں کتنا نمبر ہوگا. اور اوپر سے پھر ہم نے پورے پنجاب میں کم از کم, میں لاہور تک تو انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا. انٹرنیٹ میں آپ کوئی چیز ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے تھے, بمشکل میسج جاتے تھے. نہیں, فائر وال نہیں, بند کیا, اس کو سلو کر دیا. پتہ نہیں اس کے کیا مقصد تھا. تو اللہ تعالیٰ سبق دے بھائی, یہ ایک جمہوری آئینی حق ہے آپ کا, احتجاج کرنا, جلسہ کرنا, یہی سیاست ہوتی ہے, جمہوریت ہوتی ہے. یہ آئین کے پہلے چیپٹر میں لکھا ہوا ہے. اور قانون سازی کر کے آپ نے ابھی اس کو اور بھی مشروط کر دیا کہ جی اجازت لے کر اب جلسہ کیا جائے گا. آپ دیکھ لیں, اور اس کی ٹائمنگ ہوگی, فلموں کی ٹائمنگ ہوتے ہیں نا کہ 5 سے 7 فلم چلے گی جی. اور انتظامیہ نے باقاعدہ طور پہ روٹ کا اعلان کیا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک دن, اس سے 2 دن پہلے ایک جلسہ ہوا پنڈی میں, اچھا خاصا بڑا جلسہ تھا, کوئی رکاوٹ کچھ نہیں. اس کے بعد ایک دن پہلے مولانا صاحب نے جلسہ کیا لاہور میں. کم از کم جن لوگوں نے جو وہاں تھے انہوں نے بتایا, جو نیوٹرل لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ مینار پاکستان میں اتنا بڑا جلسہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. ایک 91 میں مسلم لیگ نون نے کیا تھا, وہ بڑا جلسہ کنسیڈر ہوتا تھا, اور ایک اور جلسہ تھا جو کسی نے کیا تھا اس سے پہلے,
وہ بڑے جلسے تھے، لیکن اس نے کہا کہ یہ حقیقی معنوں میں مینار پاکستان میں سب سے بڑا جلسہ، تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا. اور میاں صاحب کی جو گزشتہ سال واپسی ہوئی تھی تب بھی آپ کے خیال میں نہیں وہ اتنا بڑا نہیں تھا. وہ تو عمران خان صاحب بھی کرتے رہے ہیں، اس سے پہلے پی ڈی ایم نے بھی کیا تھا. وہ آرگنائز جلسے ہوتے ہیں، شامیانے لگتے ہیں، رستے بنتے ہیں، کرسیاں لگتی ہیں، آپ کو وہ لوگوں کو ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں کہ تم فلانے آدمی ہو، تمہارے پاس یہ پنڈال ہے، اس میں تم نے 500 آدمی لے کے آنے ہیں. بڑے آرگنائزڈ ہوتے ہیں. یہاں تو کوئی کرسی نہیں تھی، لیکن وہاں کوئی رکاوٹ نہیں. بھیا آپ نے ایک اس پارٹی کو بھی انسینٹیو دے دیا. پی ٹی آئی سے میری ہمدردی اپوزیشن کی حد تک ہے. اس کے بعد جو 4 سال حکومت کی ہے اس میں تو تباہی ہر طریقے سے، ملک کی معیشت کی، اخلاقی قدروں کی، سیاسی قدروں کی، جمہوری قدروں کی، پارلیمانی قدروں کی تباہی پھیر دی ملک کی. لیکن اب وہ اپوزیشن میں ہے، لوگوں نے ووٹ دیا ہے، ان کو جلسہ کرنے کا حق ہے. سیاسی جماعت جلسہ نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ تو باجی صاحب، آپ نے جس طرح سے یہ سارا مینشن کیا، کچھ سبق سیکھنے لائق ہیں. آپ کی اگرچہ ایک سابقہ جماعت ضرور ہے، لیکن حکمران جماعت کچھ سیکھ پا رہی ہے؟ اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں کل تک تو نہیں سیکھے تھے. جلسہ ہم نے پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی جلسے کیے، صوبائی حکومتوں کے خلاف بھی جلسے کیے، وفاقی حکومتوں کے خلاف بھی جلسے کیے. اس طرح کوئی جس طرح جو کل ہوا ہے نا، یہ تو بڑا عجیب تھا. اچھا، کل رات کو ہم واپس آئے تو ایک صاحب کو اتارنا تھا رات کے 2 بجے. تو جو 9th ایونیو ہے اس پہ کنٹینر لگے ہوئے تھے، بند تھی. تو ایک پولیس والا کھڑا تھا، میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی میں خود انتظار کر رہا ہوں، وہ بھول گئے کہ یہ کنٹینر رکھے تھے تو وہ ہٹانے کی مشینری نہیں آئی. مطلب امیجن کہ لوگوں کو آپ جس کرب سے 420 میرے خیال سے پولیس والے خود ہی بھول گئے ہوں گے کہ کتنے 29 مقامات پہ کنٹینرز لگا دیے گئے تھے. اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس سب کے باوجود بھی وہاں 15-20 ہزار آدمی پہنچ اور آپ مان رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا جلسہ ہو گیا. یہ تو بہت بڑا جلسہ ہو گیا اور آپ مان رہے ہیں. جلسے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں جی، اس سے کوئی فرق سیاست پہ نہیں پڑتا. یہ آپ اپنی پارٹی کو موبلائز کرتے ہیں. باجی صاحب، خوف کیا ہے پھر نون لیگ کو بالخصوص؟ آپ کرنے دیں ان کو جلسہ؟ آپ مانتے ہیں کہ جی عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ انتشاری ٹولہ ہے، ان کے خلاف ریفیوٹیبل ایویڈنسز بھی ہیں؟ دیکھیں، جب آپ نے انشور کر لیا کہ شہر کے اندر جلسہ نہیں ہے، پبلک کو حکومت نے ڈسرپٹ کیا، جلسے نے نہیں کیا. پبلک کو اور بے انتہا تکلیف پبلک کو ہوئی ہے. 6 گھنٹے لوگ کھڑے رہے ہیں یہ موٹر وے کے اوپر اور ان سڑکوں پر. یہ حکومت نے کیا. بھئی آپ نے اگری کر لیا، ایک گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے اسلام آباد سے 10-15 کلومیٹر باہر، آپ آنے دیں لوگوں کو، کیا فرق پڑتا ہے؟ 1 لاکھ آ جائے گا، 2 لاکھ آ جائے گا، 20,000 آ جائے گا، جو بھی ہے، جلسہ کریں گھر چلے جائیں گے. کرنے دیں ان کو جلسہ. یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں کس بات سے ہمیں خوف ہے، کس بات کے ڈر. اس طرح یہ حکومت نہیں، ہر حکومت کو یہی ہوتا ہے کہ جلسہ نہ کرنے دو. بالکل. اور یہ جو ٹائمنگ والا جلسہ ہے، اس کو کس طرح سے دیکھنے کے مطلب 4 سے 7 آپ نے جلسہ کرنا ہے. وہ ڈی سی صاحب جو ہے وہ 45 منٹ پہلے 7 بجے سے وہ الٹیمیٹم دے رہے تھے کہ جی آپ کے پاس 45 منٹ رہ گئے. یہ کون کرتے؟ ایڈمنسٹریٹو جلسے ہیں یہ. حکومت ایڈمنسٹریٹو جلسے بھی ایڈمنسٹریٹو ہیں. دیکھیں، آج کی حکومت کل کی اپوزیشن ہوتی ہے. آپ کو خود سوچنا چاہیے. کل میں نے بھی جلسہ کرنا ہے. عوام یہ ایک آئینی حق ہے اور آپ اس کو ایک تماشا لگا دیا اپنے ملک میں. اور اب آپ جس طرح کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کو بطور اپوزیشن تو آپ کی ہمدردی ان کے ساتھ ہے، لیکن اپوزیشن ہے، اپنا کام کرے، گالی گلوچ مت کرے. اور لیکن گزشتہ روز جو جس طرح کی جارحانہ اور جس طرح کی اگریسو سپیچز کی ہیں، اسپیشلی ایک آئینی عہدہ جن کے پاس ہے، علی امین گنڈا پور صاحب، وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے 2 ہفتے کا الٹیمیٹم دیا ہے. یہ کتنا الارمنگ ہے ویسے کہ وہ کہتے ہیں قانونی طور پہ اگر عمران خان صاحب کو ریلیز نہیں کیا تو پھر وہ دوسرا راستہ اڈاپٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے، یہ جو آدمی آئینی عہدہ رکھتا ہو، ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہو، سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پورے جلسے میں نے تو کہا جلسہ نہ سنا نہ دیکھا، لیکن کیا وہاں پر کسی نے اس ملک کی بات بھی کی ہے؟ اس ملک کے عوام کی بات بھی کی ہے؟ اس ملک کی معیشت کی بات بھی کی ہے؟ کیا ایک دوسرے کو دھمکیاں دینے سے، گالیاں دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا کنٹینر لگانے سے پاکستان بہتر ہو جائے گا؟ ایک ملک کا دارالحکومت ہے. کنٹینر آپ دیکھ لیں، پورا اسلام آباد کنٹینروں سے بھرا ہوا ہے. مثلا ہماری پورٹ پہ اتنے کنٹینر نہیں ہیں جتنے اسلام آباد میں ہیں. کراچی پورٹ میں ہے کم کنٹینر ہے اس وقت. اور جو حکومت ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ وہ
हुकूमत भी ये काम कर रही है, अपोजिशन भी। एक आज तक मैंने 6 महीने होने लगे हैं, एक लफ्ज़ भी अपोजिशन के मुंह से ना अवाम का सुना है, न मईशत का सुना है, न मुल्क के बारे में सुना है। और मौजूदा हुकूमत की भी वही हुकूमत भी यही, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप आके कर रहे हैं, आपका सिर्फ मुखालिफ जो है वो आपका निशाना है। आप काम करें यार, आप लोगों को काम, अपने अचीवमेंट्स बताएं, मैंने ये काम काम करें ना। आप आके वो जी फलाना बड़ा बुरा है, फलाना, यार हुकूमत का काम गालियां देना नहीं होता, किसी की हद तक करना नहीं होता, बेइज्जती करना नहीं होता, जलसों की तादाद गिनना, नुकसान हो गया अपना। एक 8 फरवरी को लोगों ने अपना एक फैसला दिया था, और अभी जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि अगर हुकूमती अफराद भी ये मान रहे 15-20 हज़ार का अगर मजमा था, तो फिर एक 8 सितंबर को भी फिर लोग आके कुछ वेंट आउट करना चाह रहे हैं। नहीं, आज तो जो हालात हैं, जितनी हुकूमत और निज़ाम बदनाम हो गया है, आप जलसा करें, लाखों की तादाद में लोग आएंगे। अगर आपके पास बात करने की हो, रुकावट ना हो और बात करने की इजाज़त दी जाए, उसकी कवरेज हो, बहुत लोग आएंगे। इशूज़ पे बात कर रहे हो। मौजूदा निज़ाम से और हालात से लोग तंग जिस तरह के हैं जी, बहुत तंग है, बहुत मुश्किल हालात हैं, लेकिन ना हुकूमत बात करती है हालात की, ना अपोजिशन बात। तो भाई साहब वे फॉरवर्ड क्या है फिर यहाँ से? वे फॉरवर्ड इसमें तो नहीं है। जो आज निज़ाम है, ये निज़ाम आपको कुछ नहीं देगा। लेकिन हफ्ते तक तो हम वैसे देख रहे थे चेंबर में स्पीकर साहब के मुलाकातें हो रही है, हुकूमती नुमाइंदे भी वहां पर मौजूद थे, फिर तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे भी वहां पर मौजूद थे। इन मुलाकातों की कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं। ये पार्लियामान में, भाई आप पार्लियामान में डिबेट कर ले, कानून बन रहे हैं, किस किस्म के कानून बन रहे हैं, जरा मंगा कर देखें जो इस हुकूमत ने कानून पास किया और जो और करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कहते हैं जजों की तादाद बढ़ा रहे हैं, कोई कहते हैं इस्लामाबाद में उम्र बढ़ा रहे हैं, सुमोटो नहीं ले सकते, सुमोटो भी नहीं ले सकते। तो ये जिस किस्म की बहरहाल, अब भाई साहब आपकी इजाजत से एक छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, शाहिद खाका अब्बासी साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद हैं साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शाहिद खाका अब्बासी साहब। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से मामला चल रहे हैं, कानून साजी अगरचे हर पार्लियामेंट का इस्तेहकाक जरूर है भाई साहब, लेकिन मौजूदा हुकूमत अगरचे के उनके ऊपर एक फॉर्म 47 का लेबल जरूर है, नंबर्स ना हो, फिर भी ये इस तरह से फोर्सफुली किया जा सकता है। हर चीज की जा सकती है। तो आप तो ये बहुत ब्लेटेंटली कर रहे हैं, तो ये किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं मुल्क और निजाम को? मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो फिर देखिए, निजाम तो तबाह हो चुका है। आपके आज ना गवर्नेंस का निजाम है, ना पार्लियामेंट की कदर है, ना जुडिशरी की कदर है। आज खुल्लम खुल्ला लोग हर इदारे के बारे में बात करते हैं। आज मायूसी है, आज मुल्क में पॉलिटिकल लीडरशिप से मायूसी है, जुडिशरी लीडरशिप से मायूसी है, मिलिट्री लीडरशिप से मायूसी है। आज मायूसी है मुल्क के अंदर, और किसी को परवाह नहीं है। न इस बात की पता नहीं समझना चाहिए सबको कि हम कहाँ जा रहे हैं। बड़े बड़े मुश्किल हालात हैं, लेकिन हम कोई रास्ता निकालता नजर नहीं आता, बल्कि पोजीशंस और अपनी और मजबूत जैसे कहते हैं मुस्तहकम कर रहे। राइट, बट रास्ता निकालने की कुंजी आपके ख्याल में है किसके पास? कुंजी किसी के पास नहीं, कुंजी अवाम के पास होती है, लेकिन आपने अवाम को तो उनकी राय को तो रद्द कर दिया ना। अब आप एक ही तरीके बैठे, एक टेबल पे बैठे, तो अपने शिकवे शिकायतें माजी को घर छोड़ के आए, ये कुर्सियां सब कुछ घर छोड़ के आए। 6-8 आदमी हैं जो लीडरशिप है मुल्क की, मिलिट्री, जुडिशल, पॉलिटिकल, बैठे आगे का रास्ता ढूंढे कि कैसे मुल्क चलेगा। हर एक की राय है ना कि मैं मुल्क कैसे दे। अगर आप, मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूँ, पार्टी का लीडर हूँ, मेरी ये राय है कि ये हमने चेंजेस करनी है, क्योंकि आपके मुल्क को आज एक मैसिव रिफॉर्म चाहिए। ये इन चीज़ों को छेड़ने से कुछ नहीं होगा। ये जो निज़ाम को छेड़ने से ना, आपको एक उसमें मुकम्मल तब्दीली चाहिए, हर किस्म का निज़ाम। तो उसके लिए आपको फिर कंसेंसस चाहिए, पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। सारे बैठेंगे, कहेंगे, हर एक बार कहेगा जी मेरे ख्याल में ये होना चाहिए, सब लिखें और एक एजेंडा बना लें, उसको इम्प्लीमेंट करें। और पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ साथ ये आप जो स्टेक होल्डर्स की बात करें, जिसमें सारे बड़े हों, जी बिल्कुल, पाकिस्तान भी हो, आर्मी चीफ भी हो। हकीकत है इस मुल्क के निज़ाम में, आप उसे नफी तो नहीं कर सकते। जुडिशरी एक हकीकत है, आप सब बैठें, वो भी इसका हिस्सा है, वो भी बताएं जी हम ये चाहते हैं, वो चाहे कि हम समझते हैं इस तरह मुल्क बेहतर होगा, आईनी तरामीम चाहिए, जो आपको चाहिए, मुल्क को बेहतर करें। भाई साहब, आप क्योंकि मुसलसल और एक आपकी एक बड़ी परसिस्टेंट एक पोजीशन रही है पिछले 1-1.5 साल से,
ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन जो आप कमीशन के लिए भी ट्रूथ मैं रिकंसिलिएशन की बात ही नहीं करता, रिकंसिलिएशन छोड़ दें, सिर्फ ट्रूथ डॉक्यूमेंट कर दें, कुछ नहीं करना होता। हर इशू पे एक आदमी आएगा, ये दुनिया ने किया है, वो कहेगा जी मैं जिस दिन 8 सितंबर को जो धरना वो जो जलसा हो रहा था तो मैं उस दिन एसपी था, तो मैंने जनाब 600 कंटेनर लगाया। तो चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे, वो कहते हैं मैंने आगे सबको गालियां निकाली, तो डॉक्यूमेंट हो जाएगा, लोग पढ़ लेंगे अगली तारीख में कि जनाब ये होता रहा हमारे मुल्क में। सबको पता चल जो उसका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रखता है उस इशू पर, वो आके डॉक्यूमेंट कर देता है, और कमीशन उसको बस डॉक्यूमेंट करके उसको आर्काइव कर देता है, लोग उसको पढ़ सकते हैं, वो ओपन डॉक्यूमेंट होता है अवाम के लिए। राइट, बट वी आर फार फ्रॉम अचीविंग दैट। भाई साहब, ये आप अचीव नहीं करेंगे तो फिर यू आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। यू कंडेम टू रिपीट इट। बट भाई साहब, आपने जिस तरह से कहा कि एंड वी आर रिपीटिंग इट, बहरहाल ये जो तमाम स्टेक होल्डर्स है, आपने अभी बीच में भी कहा कि इरादा लगता नहीं है वैसे किसी का इस्तेहकाम की तरफ ले जाने के लिए, पहल आपके ख्याल में और आपकी साहब का जमात जो है वो मियाँ साहब इसमें पहल करेंगे? क्योंकि कुछ इस तरह की भी सजेशंस बीच में आ रही थी कि मियाँ साहब ख्वाहिशमंद हैं तमाम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करने। वो बड़ा भाई करता है ना, जो इक़्तिदार में होता है वो बड़ा भाई होता है, वही इब्तिदा करता है। लेकिन यहाँ मुश्किल ये कि छोटा भाई भी, उसकी भी अपनी सोच है वो भी उनकी सोच ही मेरी समझ से बाहर है, इसलिए नाम उसी का रहेगा, लेगेसी उसी की होती है जो काम करता है, जो मुल्क के लिए काम करता है, अवाम के लिए काम करता है। मैंने बहुत से लोगों से सुना है मैं लेगेसी बना रहा हूँ, अच्छा, बड़ा शौक, हर आदमी को शौक है लेगेसी बनाने का। लेगेसी जीरो है सबकी। अगर आपके मुल्क के हालात ठीक नहीं है, आपकी लेगेसी जीरो है, ये समझ लें। आपकी लेगेसी अच्छी नहीं होगी। इस मुल्क के जो हुक्मरान रहे हैं, जो इदारों के सरबराह रहे हैं, आपकी लेगेसी ठीक नहीं है मेरी नज़र में। तारीख आपको अच्छे, आप मुझे बता दें पाकिस्तान की तारीख उठा लें, किस शख्स को अच्छे अल्फाज में याद किया जाता है? ये बदनसीबी है या नहीं? बिल्कुल। बस आपको ढूंढना पड़ता है यार, क़ायद-ए-आज़म की बात किस आदमी को अच्छे अल्फाज से याद करेंगे? हमने तारीख ही मसख कर दी, पता ही नहीं है कौन अच्छा था, कौन बुरा था, कौन वतन था, कौन गद्दार था। जो हम पढ़ते थे गद्दार थे, वो वतन साबित हुए जो वतन थे वो गद्दार साबित हुए, पता नहीं कहाँ जाएंगे अनफॉर्चुनेटली। बट भाई साहब, इन हालात में जिस नहज की तरफ और भी मामलात को लेकर जाया जा रहा है, और आपने जिस तरह से कहा अगर कोई भी अपनी पोजीशन से कोई फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करता है तो ये किसी की हार और किसी की जीत वाला एक मामला बना दिए, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब वो कहते हैं कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान साहब, ऑलरेडी उनको अप्रीहेंशन इमरान खान साहब को ज़रूर है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट अप्रोच भी कर दिया कि मिलिट्री की तहवील में उनको या उनके मामला जो है वो मिलिट्री कोर्ट में चलाने के। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ वाकयाती शवाहिद ऐसे हैं कि उनके खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चल सकता है। कितनी बदकिस्मती इसको समझा जाए कि सियासतदान अगर इस चीज़ की तरफ पुश कर रहे हो कि एक साबिक वजीर आज़म का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए, और आप इस फेवर में होंगे? देखिए, ये बातें कहनी नहीं चाहिए, करनी चाहिए। अगर आपके पास शहादतें हैं, आपको प्रोसिक्यूट करना चाहिए मिलिट्री कोर्ट में भी। अगर आपने मिलिट्री आर्मी एक्ट तोड़ा है या एयरफोर्स एक्ट, नेवी एक्ट, जो भी है, आपका ट्रायल उसी प्रोसीजर के मुताबिक होगा। बड़ी बड़ी क्लियर है, आप पढ़ लें आर्मी एक्ट कि क्या वो चीज़ें हैं जहां पर किसी सिविलियन को भी आप मिलिट्री कोर्ट में, मिलिट्री कोर्ट स्टैंडिंग नहीं होते, बनाए जाते हैं हर इशू पर, हर मुकदमे के लिए, तो वो उसको ट्राई कर सकते हैं। बड़ा वाज़ेह है कौन से वो कानून हैं, और उसमें एक फौजी तनसीबात पर हमलावर होना भी शामिल है। But this will be unprecedented अगर इमरान खान साहब का होता है। बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और उसमें दूसरी बात यह है कि 16 महीने हो गए मामले को, आपको पहले दिन प्रोसिक्यूट करना चाहिए था। अगर आपके मुल्क की तनसीबात, फौजी तनसीबात पर हमला होता है, जो हुआ है, आपको पहले दिन प्रोसिक्यूशन करनी चाहिए थी। अब आप कोशिश करेंगे, उसको कम से कम तारीख कबूल नहीं करेगी, बहुत मुश्किल होगा। 16 माह हो गए हैं, और भाई साहब इवन जनरल फैज को भी अरेस्ट किए हुए 1 माह तो हो गए हैं। सो आइदर के उनकी पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज, और जो कि इशारे दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं ताने बाने इमरान खान साहब से मिल सकते हैं, उसके हवाले से भी अभी तक कुछ सामने नहीं आ सका है। और 16 माह अगेन एक 9 मई के भी मामले को हुए हुए, उसमें भी इरेफ्यूटेबल एविडेंस अभी तक क्यों नहीं सामने आ गया कि मास्टरमाइंड अगर किया फिर भी इमरान खान साहब ने पूरे। वो फौज का अंदरूनी मामला है, वो फौजी अफसर थे, वो आर्मी एक्ट के तहत आते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी आते हैं। और जो
चार्जेस कम से कम जो ISPR ने बताए हैं वो उस वक्त के थे जब वो फौजी अफसर थे, पोजीशन जो चार्जेस बताए। उसके बाद ये भी इन्होंने इंडिकेशन की है 2 दफा कि पोस्ट रिटायरमेंट भी एक्टिविटीज हैं। अब वो क्या हैं, क्या चार्जेस हैं, ये नहीं बताया गया। पहले चार्जेस बड़े क्लियर हैं, तो उस पर प्रोसिक्यूशन वो फौज अपने निज़ाम से करती है। आमतौर पर जल्दी फैसले हो जाते हैं ऐसी चीज़ों के, समरी प्रोसीडिंग्स होती हैं और उसमें कानून कुछ नैब की तरह का होता है कि हमने इल्ज़ाम लगा दिया, अब आप साबित करेंगे इल्ज़ाम गलत हैं। ये नहीं होता कि प्रोसिक्यूशन साबित करती है कि आप नहीं कर रहे, आपने डिफेंस ने साबित करना होता है कि इल्ज़ाम गलत हैं। बट वो तो फिर इतने आसानी से होने भी नहीं देंगे ना जहाँ से अहकामात आ रहे हैं। बट भाई साहब कितना ये मौजूदा माशी जो सिनेरियो है ये कितना अलार्मिंग है? 18 सितंबर की जो IMF की जो मीटिंग है उसमें भी हमें नए प्रोग्राम के हवाले से माशाल्लाह से एजेंडे पे नहीं रखा है और बावजूद उसके हम IMF आपका हो जाएगा, कंडीशनैलिटीज होती हैं, कुछ वक्त लगता है। इसको हमें पब्लिक डिबेट का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, ये एक प्रोसीजरल इशू है। तो जब पब्लिक डिबेट का हिस्सा बनाते हैं तो फिर आपकी बदनामी होती है इकोनॉमिक जो सर्कल्स हैं। मसलन इस वक्त पाकिस्तान अगर बाजार से पैसा उठाना चाहे तो मेरा नहीं ख्याल कि 12-13% से कम आपको पैसा मिलेगा। 12-13%, तो जो कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि डॉलर्स 12-13% में आप लें। इसलिए और जितनी ये बात फैलती है इससे और ये मुश्किलात पैदा होती हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस होता है ना, जब एक इदारे या मुल्क के बारे में कॉन्फिडेंस में कमी आ जाए तो फिर उसको मुश्किलात होती है इन्वेस्टमेंट आने में भी। तो मैं हमेशा कहता हूँ इन बातों को पब्लिक डिबेट का हिस्सा मत बनाएं। ये लोग समझते नहीं, लोगों समझ नहीं, अक्सर 99% लोगों को समझ नहीं है कि IMF कैसे ऑपरेट करता है। आपसे इस पे भी बात जरूर करनी है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने तो आज इस बात को दोबारा क्लैरिफाई किया कि मुद्दत मुलाजमत में तोसी के वो बिल्कुल ख्वाहिशमंद नहीं है, उन्होंने उससे इनकार किया है। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं मतलब ये एक डेड इशू बन गया या इट्स वेरी मच देयर ऑन द टेबल? नहीं, उन्होंने अगर खुद कह दिया, मैं उनसे तवक्को भी रखता था कि खुद करेंगे, लेकिन मौजूदा हुकूमत की नहीं, हुकूमत जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना। एक आदमी कहते हैं मैंने नहीं रहना, मैं इसके खिलाफ हूं, और ये सूली तौर पर गलत बात है कि आप क्यों आज 50 साल आइन को हो गए, 50 साल बाद आपको याद आया कि मुद्दत जो है उम्र जो है 67 होनी चाहिए, फिर सबकी 67 कर दें मुल्क में, फिर ब्यूरोक्रेसी भी कर दें और आर्मी भी, फोर्सेस में भी कर दें। और आपको क्यों लग रहा है वैसे कि 50 साल बाद ये क्यों सोच रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्यों आज क्यों याद आया? ये देखिए, आइन जब बनते हैं बड़ी इस पे मेहनत होती है, बड़ी सोच समझ के ये रखे जाते हैं। 62 साल हाई कोर्ट, 65 साल सुप्रीम कोर्ट, तो वजह है ना। आज क्या वजह बता दें कि वजह, ये वजह है कि हमने 67 साल करनी है, ये बता दें, ठीक है, बता 100 कर लें। अमेरिका में फॉर लाइफ टाइम है, ताहयात, आप यहाँ भी ताहयात बना दें। भाई साहब आखिर में ये भी जरूर बता दीजिए जाते जाते कि मियाँ साहब जो कि हमें बताया जाता था कि वो जरा पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती थी तो मियाँ साहब मीटिंग छोड़ के चले जाते थे, खामोश फिर क्यों है? नहीं, देखिए, पेट्रोल वाली बात जो है, पेट्रोल की कीमत हुकूमत नहीं ना बढ़ाती है ना कम कर सकती है। वो इंटरनेशनल मार्केट है, जब तेल की कीमत ऊपर जाएगी पेट्रोल भी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा। लेकिन हमें पता नहीं शौक होता है सबको कि इसको हम आगे अनाउंस करें जी कि कीमत बढ़ गई है, कीमत नीचे हो गई है। क्योंकि जब आपके पास और कोई अचीवमेंट ना हो और दुनिया की मार्केट में तेल गिर जाए और पाकिस्तान में सस्ता हो जाए तो फिर आप आते हैं, आप कहते हैं देखें मैंने कम कर दिया। या वज़रा के कहते रहे कि आज वज़ीर साहब ने हुक्म दिया कि तेल की कीमत कम हो जाए, और वरना बढ़ाना होता था तो रात के अंधेरे में पाकिस्तान वज़ीर आज़म पूरे दुनिया की तेल की कीमतें ऊपर नीचे कर सकता है। लेकिन आपने जो चीजें गिनवाई जहाँ पे मैंडेट मशकूक है, जो हालात हैं इस वक्त मौजूदा, मियाँ साहब पे सही खामोश हैं। नहीं, देखिए, पार्टी उनकी इक़्तिदार में है ना, वफाक में भी है, वो सदर है पार्टी के, वफाक में भी इक़्तिदार में है, सूबे में भी इक़्तिदार में है, तो उनको तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो पार्टी ही करेगी, अवाम तो उनको उस पर जज करेंगे ना कि उनकी जमात क्या कर रही है, क्या परफॉर्मेंस है जमात की। और वो सलाहियत नज़र नहीं आती, किसी जमात में नज़र नहीं आती कि वो मुल्क के मसाइल हल कर सकेगी। ये सबसे बड़ी बदनसीबी है। राइट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अब्बास साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।